नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है ज्ञानधारा गुरुकुलम यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सीरीज का दूसरा वीडियो आज आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। यहाँ हम लोग इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी के बारे में समझेंगे कि पारिस्थितिकी होती क्या है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी समझने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप पहले वीडियो को देखना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के पहले वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है, तभी दूसरा वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। जब आते हैं आज के अपने टॉपिक परिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी पे, तो इकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण और जो यहाँ जीव उपस्थित हैं इनके अंतर संबंधों के अध्ययन का ही एक विज्ञान है, या हम कहें जो भौतिक पर्यावरण है और जो यहाँ जीव उपस्थित हैं इनके परस्पर अंतर संबंधों का जो अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है, यही होता है इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे कि पारिस्थितिकी होती क्या है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे। आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय को देखते हैं। तो परिचय में क्या है, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा विभिन्न जीवियों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही कहलाता है पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी, ठीक है। क्या होता है, जो समस्त जीव और भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था, जो जर्मन के वैज्ञानिक थे, और जर्मन भाषा में इन्होंने क्या लिखा, इकोलॉजी को ही लिखा था ओकियोलॉजी। इसी को इन्होंने सर्वप्रथम, इसका हम कहें इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जर्मन भाषा में ओकियोलॉजी था, जिसका हिंदी रूपांतरण या हम कहें इंग्लिश में इसे इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसी से व्युत्पत्ति होती है कि इसकी इकोलॉजी की, ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम था जनरल मार्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या है, जनरल मार्फोलॉजी देयर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यह किसकी, अर्नेस्ट हेकल की पुस्तक का नाम है। अर्नेस्ट हेकल जिन्होंने सर्वप्रथम इकोलॉजी का प्रयोग किया, ठीक है। तो यह समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंधों का एक वैज्ञानिक अध्ययन होता है, यही कहलाता है इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थात हम लोगों ने पारिस्थितिकी को अर्थात इकोलॉजी को तो देखा कि इकोलॉजी क्या होता है। अब हम लोग आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोलॉजी सिस्टम पे, ठीक है। तो जब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र की भी पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या है। तो प्रकृति की एक आधारभूत इकाई क्या, जिसमें इसकी जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। किसमें, इकोलॉजी सिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, प्रकृति की एक आधारभूत इकाई जिसमें जैविक, यहाँ दो टॉपिक आ रहे हैं, जैविक, अभी हम लोग आगे देखते हैं जैविक घटक अजैविक घटक क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच जो जटिल अंतःक्रियाएं होती हैं, यही होता है इकोलॉजी सिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र। प्रिय साथियों, यहाँ सबसे पहले समझना जरूरी है कि जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि इन्वायरमेंट क्या था, पर्यावरण, उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि इकोलॉजी क्या होता है, उसके बाद इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है। इसको जब हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद आगे आने वाले जो विभिन्न बिंदु रहेंगे उसको हम आसानी से कवर करते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पहले देख लिया यहाँ कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोलॉजी सिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है ए जी टंसले ने किया 1935 में। कब,
A.G. टंसले ने किया था इसका प्रयोग 1935 में। आपको याद रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है यह क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोलॉजी सिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ध्यान में रखने वाली बात है A.G. टंसले ने 1935 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब तक हम लोगों ने देखा, पहले रिकॉल करते हैं, पहले हम लोगों ने देखा इकोलॉजी क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा इकोलॉजी सिस्टम क्या है। अब हम लोग आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक क्या क्या हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसके मुख्यतः 3 संगठक हैं। कौन कौन से, तो याद रखना है, पहला अजैविक संगठक, दूसरा जैविक संगठक। ठीक है, पहले हम लोग अजैविक संगठक को देखें तो अजैविक संगठक का मतलब है जो क्या है, जो अपना भोजन स्वतः निर्मित करते हैं। अभी हम लोग खाद्य पदार्थ या हम कहें संगठक की कार्यात्मक आधार पर जैविक घटकों का विश्लेषण आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग ये रासायनिक एवं भौतिक कारकों को सम्मिलित किए हुए निर्जीव अवयव हैं, अर्थात यह भौतिक और रासायनिक दोनों क्रियाओं को सम्मिलित करते हुए एक निर्जीव अवयव हैं जो जीवों के उत्तरजीविता एवं प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। कौन, जो अजैविक संगठक हैं, क्या क्या हैं, कैसे समझेंगे अजैविक संगठक क्या हैं, तो रासायनिक एवं भौतिक कारकों को सम्मिलित करते हुए, रासायनिक और भौतिक कारकों को सम्मिलित करते हुए क्या होता है, निर्जीव अवयव हैं। अर्थात अजैविक संगठक जो हैं वह भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित करते हुए भी निर्जीव अवयव हैं। आपको याद रखना है, निर्जीव अवयव हैं जो जीवों की उत्तरजीविता और प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। कौन, अजैविक संगठक। ठीक है, आपको याद रखना है। और मुख्य अजैविक 4 मुख्य अजैविक कारक होते हैं। अजैविक कारकों का जिक्र भी हम लोग करें तो प्रकाश और ताप, वायु, मृदा, जल। ठीक है, यह 4 अजैविक कारक हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं जैविक संगठकों पर कि जैविक संगठक क्या होते हैं। तो ये जीवित अवयव हैं, अर्थात ये जीवित अवयव जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं, जैविक संगठक कहलाते हैं। क्या, जिसके अंतर्गत, वह जीवित अवयव जिसके अंतर्गत उत्पादक, याद रखें हम लोग, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों आते हैं, उसे जैविक संगठक कहा जाता है। तो हम लोगों ने अब तक, पहले हम लोगों ने इकोलॉजी को देखा, उसके बाद इकोलॉजी सिस्टम को देखा, उसके बाद अजैविक संगठक, उसके बाद जैविक संगठक को हम लोगों ने अब तक देख लिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कार्यात्मक आधार पर जैविक संगठक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है स्वपोषित, दूसरा परपोषित, तीसरा वियोजक। अब हम लोग पहले देखते हैं स्वपोषित क्या होता है, उसके बाद परपोषित देखेंगे, उसके पश्चात वियोजक को देखेंगे कि वियोजक क्या होते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम जब हम लोग आहार स्रोत के आधार पर परपोषी को देखें तो यह 3 प्रकार के होते हैं। परपोषित वह होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषित कहा जाता है। अब लेकिन उसके बाद आहार के आधार पर इसको 3 प्रकार, अर्थात परपोषी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि पहले शाकाहारी क्या होता है। तो शाकाहारी ही होते हैं जो पेड़ पौधों पे निर्भर होते हैं भोजन के लिए, वही कहलाते हैं शाकाहारी। और इसमें प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं और साथ ही साथ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और इसमें पोषण स्तर 2 का होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले देखा शाकाहारी क्या है। उसके बाद मांसाहारी को हम लोग देखेंगे। तो मांसाहारी वह होते हैं जो जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात मांस का भक्षण करते हैं, वह होते हैं मांसाहारी। और यह शाकाहारी पर निर्भर होते हैं, अर्थात जो यहाँ शाकाहारी हम लोगों ने देखा कि यह पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, तो यह, और मांसाहारी जो इन पर निर्भर होते हैं, अर्थात शाकाहारी पर निर्भर होते हैं मांसाहारी, और यह द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं और इनका पोषण स्तर 3 होता है। ठीक है, अब हम बात करें सर्वाहारी। तो जो हम लोगों ने शाकाहारी को देखा और मांसाहारी को देखा,
इन दोनों का भोजन सर्वाहारी करते हैं, अर्थात यह दोनों सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का जो यूज करते हैं वह होते हैं सर्वाहारी, अर्थात वह सर्वाहारी मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देखा आहार स्रोत के आधार पर परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। ठीक है, हम लोगों ने शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी को देखा। अब हम लोग देखते हैं जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। तो पहला परजीवी, दूसरा मृतजीवी और तीसरा प्राणी समभोजी। ठीक है, कौन कौन से। समजीवी, मृतजीवी, दूसरा पहला परजीवी है, दूसरा मृतजीवी है, तीसरा प्राणी समभोजी। ठीक है, तो पहले में परजीवी वह होते हैं जो पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, वह होते हैं परजीवी। और मृतजीवी वह होते हैं जो मृत जीवों पौधों से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों के आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह होते हैं मृतजीवी। ठीक है, और प्राणी संभोजी होते हैं आहार अपने मुख से ग्रहण करते हैं, अर्थात इसमें सभी जीव जंतु आ जाते हैं जो भोजन जो आहार होता है वह मुख से ग्रहण करते हैं, अर्थात मानव, हाथी, जानवर सब आ जाते हैं प्राणी संभोजी में। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले देखा आहार स्रोत के आधार पे परपोषी 3 प्रकार के हुए, उसके बाद जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पे भी परपोषी 3 प्रकार के हुए। अब हम लोग देखते हैं वियोजक, अर्थात वियोजक क्या होते हैं। इसमें कवक, बैक्टीरिया और अपरदकारी आते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो कार्बनिक यौगिकों के रूप में जो जीव जंतु पौधों के जब कार्बनिक यौगिकों के रूप में उनका क्षरण होने लगता है तो उसका भोजन के रूप में ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वह वियोजक कहलाते हैं। ठीक है, वियोजक कहलाते हैं और इसमें सभी सर्वाहारी वियोजक में आते हैं। हाँ, एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सभी सर्वाहारी होते हैं वह आते हैं वियोजक में। ठीक है, तो प्रिय साथियों, हम लोगों ने पहले देखा क्या, परिचय को देखा कि इकोलॉजी क्या था, उसके बाद हम लोगों ने इकोसिस्टम को देखा कि इकोलॉजी सिस्टम क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा अजैविक और जैविक संगठक क्या हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा स्वपोषी परपोषी क्या हैं, और परपोषी को हम लोगों ने देखा आहार स्रोत के आधार पर कैसे इसको 3 भागों में विभक्त किया गया। उसके बाद हम लोगों ने जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पे देखा कि परपोषी को 3 भागों में विभक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वियोजक को भी देखा। प्रिय साथियों, हम लोगों ने पहले देखा कि परिचय अर्थात परिस्थितिकी क्या थी, उसके बाद परिस्थितिकी तंत्र क्या था और जैविक और अजैविक संगठक क्या था। आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा। हमारा प्रयास है कि जो भी टॉपिक पढ़ा जाए ना केवल उसको समझा जाए बल्कि उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उनको भी अध्ययन किया जाए। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहेंगे ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ, आपको कंटिन्यू जीएस की कक्षाएं बराबर प्राप्त होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।